वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता है वह लेकर आया हूं। और इसमें हम लोग देखेंगे मतलब कि प्रमेय संख्या से, और दूसरा है बहुपद। मतलब ये दोनों टॉपिक का जो मिक्स क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर क्या कर रहा है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर में 0। देखिए, किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है? 1। और फिर चिन्ह किसका है? गुना का। फिर 2 के पावर में भी 0 तो इसका मान भी कितना होगा? 1। और 1 गुने 1 कितना होता है? 1। और इसी क्वेश्चन में मान लीजिए 8 के पावर में 0, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दे देता है 2 के पावर में 0। तो 8 किसी पावर में 0 है तो उसका मान 1, यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस, किसी पावर में 0 है तो 1, और 1 कितना हो जाएगा? 2। और इसी क्वेश्चन में अगर दे देगा माइनस में, तो अगर 2 के पावर में 0 माइनस 8 के पावर में 0, तो किसी के पावर में 0 है तो 1, फिर माइनस किसी के पावर में 0 है तो 1, 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √18 का प्रमेयकरण गुणांक है। देखिए, √18 को किस संख्या से गुना किया जाए कि उसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए। देखिए, तो √18 गुने में अगर हम √2 कर देंगे तो 18 दूना 36, तो कितना? √36 हो जाएगा। 36 हम लोग कितना हो जाएगा? 6। तो किस संख्या से गुना करने के बाद √18 एक पूर्ण वो सब क्या वर्गमूल निकल गया? तो √2 से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। देखिए, यूक्लिड विभाजन से हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा। क्या निकालते हैं इससे हम लोग? मौसा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में 4m + 2, अगर m का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 अदू 6, फिर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 अदू 10। ये क्या विषम हो रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फिर बी में रखेंगे 1, 4 एकम 4 और 4 4 8, फिर 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 4 12। ये भी क्या हो रहा है? सम। तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे, और m का मान 1 रखेंगे 4 एकम 4 और 1 5, 2 रखेंगे 4 दूना 8 और 1 9, 3 रखेंगे 4 तिया 12 और 1 13। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम m का मान जैसे जैसे रख रहे हैं तो ये संख्या में क्या प्राप्त हो रहा है? विषम संख्या। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य है? देखिए, अभाज्य किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये तो 1 और 91 के अलावा किसे 13 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। 213 ये 3 1 से भी कट रहा है, 213 और किसे कट रहा है? ये 3 से भी कट रहा है। और 501 भी मतलब कि इसे गुणनखंड करेंगे तो 5 और 1 6, ये 3 से कट जाएगा। ये 5 मतलब 3 का रूल होता है कि सभी संख्या के योगफल अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। तो 5 और 1 6, 6 क्या 3 से नहीं कटेगा? तो ये संख्या 3 से कटेगा। लेकिन 41 1 और 41 के अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो जो संख्या एक और अपने अलावा किसी और से नहीं कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो लगातार संख्याओं का मौसा। देखिए, 2 लगातार, जैसे 1 2, ये 2 लगातार संख्या होगा। इसका मौसा हमेशा कितना होगा? 1। जैसे 2 और 3 ये 2 लगातार संख्या है तो इसका मौसा कितना होगा? 1। जैसे 99 और 100 ये 2 लगातार संख्या है तो इसका मौसा कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटे। देखिए, 15 3 और 5 से भी कट रहा है, 12 मतलब 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 75 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, लेकिन 23 1 और 23 के अलावा किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 65 तथा 175 का मौसा इतना है। देखिए, इसका मौसा दे रखा है तो 65 और 75 का मौसा निकालेंगे पहले। 65 और 175 का मौसा, तो 65 तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा 1, तो 65 एकम 65, तो बचेगा 2 और बचेगा कितना? 5, फिर 65, फिर 52 एकम 52, तो 65 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 23, फिर 23 में देंगे 65 में, तो 23 दूना तो 66 हो जाएगा। 23 एकम 23 बचेगा 2, और यहाँ पे कितना बचेगा?
मतलब 65 और 117, तो 65 117 का मौसा इतना दिया हुआ है। तो पहले ये दोनों संख्या का मौसा निकालते हैं। तो 13 पच्चे 65, 13 नामा 117, दोनों का मौसा कितना आएगा 13। तो 13 बराबर में कितना दे रखा है 65m और माइनस में 117। 117 को इधर ले आइए, तो 117 जोड़ेंगे जब हम 13 में, तो 117 जोड़ दिए 13 में, 7 3 10, 1 1 2 और 1 3, 130 आया। तो 65m बराबर में कितना 130 और 65 दूना 130, तो m का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5005 के कितने अभाज्य होते हैं, सब अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 5005 को पहले 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब किसे कटेंगे हम लोग 11 से 99, हाँ 11 से कटे 11 नमा 99 और 11 एकम 11, फिर 13 सत्ते 91। तो इसका क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड हो गया, एगो 5 हुआ, एक 11 हो गया, एक 13 हो गया और एक 7। तो 1 2 3 4, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, देखिए इससे पहला जो कुछ इससे पहले कराए थे तो विषम था, इसमें सम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे कहते हैं हम लोग सम संख्या। अब देखिए m का मान 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर 2 रखेंगे तो 4 आ रहा है, फिर 3 रखेंगे तो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे सम और विषम दोनों आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर यहाँ रखेंगे 1 तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 रखेंगे 2 दूना 4 और 1 5, यहाँ भी क्या आ रहा है सब विषम आ रहा है। फिर ऑप्शन नंबर डी में 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और इसमें से 1 गया तो 1, फिर 2 रखेंगे 2 दूना 4 1 3, इसमें भी क्या आ रहा है विषम। लेकिन यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 3 रखेंगे तो 6, m का मान रखने के बाद 2 4 6, तो ये कैसा संख्या आ रहा है सम संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, देखिए p और q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा कितना हो जाएगा हमेशा 1। जैसे मान लीजिए हम 2 और 3 दो अभाज्य संख्या है, इसका जब मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इसका मौसा निकालने के लिए, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया रहा है तो मौसा निकालने के लिए ये दोनों में जो कम वाला होगा और जो दोनों में होगा वही क्या कहलाएगा मौसा। यहाँ पे 3 के बराबर 3 है, यहाँ पे 3 के बराबर में 2, ये दोनों में से कम किस 3 है या 2 है, तो 3 के बराबर में 2 गुने यहाँ 2 1 है, यहाँ 2 के बराबर में 2 है, तो 2 के बराबर 2 कम है कि 2 कम है, तो 2 कम है 2 लेंगे। फिर यहाँ 5 यहाँ भी 1 है, 5 यहाँ भी 1 है, 5 1 लेंगे। अब 3 को तो 2 3 3 9, फिर 2 फिर 5, 9 2 18 पंचे 90, इसका मौसा कितना हो जाएगा 90। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा तथा 5 घंटा का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में, देखिए जब जैसे ही क्वेश्चन आएगा तीनों प्रस्थान बिंदु पर कब मिलेंगे, इसे क्या निकालेंगे हम लोग लॉस मतलब लघुत्तम। तो 1 3 5 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो कोई संख्या कटेगा नहीं, तो 5 दिया 15, तो पुनः एक स्थान पर मिलने में जो कितना समय लगेगा 15 घंटा। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर वैसा ही क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे और 8 घंटे समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगे। फिर देखो इसे क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम, तो 3 4 और 8 का, तो फिर 2 से 3 एकम 3, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 3 2 एकम 2, आपको संख्या कटेगा नहीं, तो 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 दूना 36, तो कितना घंटा लग जाएगा 36 घंटा के बाद पुनः वो एक स्थान पे, गलती हो गया फिर से चल देखिए 3 4 8, देखिए 4 से कर दीजिए 3 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 4 तिया 12 दूना 24, कितना घंटा लगेगा 24 घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाई बट्टा में 2, जैसे ही पाई दिखाई दे तो वो कैसा संख्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगर कोई संख्या है और उसके साथ कोई रूट वाला संख्या या तो जोड़ में होगा या घटाव में होगा, अगर 3 माइनस रूट 3 ये क्या कहलाएगा अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। देखिए रैखिक बहुपद मतलब बताने से पहले हम लोग जानते हैं कि कौन रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है। अगर कोई भी चर अगर रूट में है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। चर के पावर में अगर भिन्न है तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा। चर अगर हर में है तो वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा।
अगर ये 3 कंडीशन कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको तो यह बहुपद नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या रूट में है, क्या चर के ऊपर में पावर है, नहीं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, बहुपद होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, चर हर में आ गया। अच्छा यहाँ पे कल रैखिक बहुपद, तो मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, एक हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे कितना घात है, एक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसको क्या करना है, सरल करना है, तो इसको गुना कीजिए इससे। तो वाई स्क्वायर गुने 1 में वाई अब प्लस 3 वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 वाई से 1 वाई कट गया, तो यहाँ कितना अच्छा वाई अब प्लस 3 वाई स्क्वायर। कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए जितना घात होगा उतना शून्यकों की संख्या होगा। यहाँ पे द्विघात है तो इसका बहुपद शून्यों की संख्या कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर डी सही कहेगा। एक्स एन घात वाले बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होगा, एन। 100 घात वाले बहुपद में 100 घात वाले में मतलब कितना होगा शून्यों की संख्या, तो 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिघात बहुपद का शून्यक केवल है। देखिए अब यहाँ पे एक्स क्यू है और माइनस एक्स स्क्वायर है, अब बराबर 0 कर शून्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, 0 के बराबर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x - 1 = 0। एक बार क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 0 और एक्स बराबर में 1, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 और 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद के शून्यक। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर है और 2 है, तो या तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसका 2 मेथड होता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर में 2 को इधर ले आइए, जब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या जाएगा, रूट, और यहाँ पे कितना घात है, 2, इसका 2 मान आएगा, एक प्लस का और एक माइनस का। एक +√2 और एक -√2, एक +√2 और एक -√2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस इस √2 को लिख सकते हैं, सॉरी 2 को लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ये a + b, तो x + √2 और एक क्या होगा x - √2 और =0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x + रूट = में 0, तो इसका यहाँ से मान कितना आएगा, x बराबर में -√2। एक बार इसको 0 करेंगे तो x - √2 = में 0, तो x बराबर में कितना आ गया, √2। एक आया माइनस का √2, एक आया प्लस का √2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद 2x³ - 3x² + 4x - 5 के शून्यकों का योग। देखिए ये त्रिघात है, त्रिघात का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = में 0। अगर त्रिघात है तो इसका मूल, इसका शून्य कितना होगा, 3, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। अगर बोलेगा मूलों का योगफल अल्फा + बीटा + गामा, तो ये क्या होता है, -b/a। दो मूलों के गुणनफल का योगफल मतलब अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा, ये क्या होता है, c/a। कहेगा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तो ये क्या होगा, -d/a। अब चलते हैं इसी कंसेप्ट कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा + गामा, ये क्या होता है, -b/a। अब देखिए इसका योग कितना दे रखा है, 6 बराबर में -b कितना है, -3k, और a कितना है, 2। अब इसको क्या कीजिए, गुना गुना, -1 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 दूना 12, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 12 बराबर में 3k। अब ये दोनों गुना का चिन्ह है, 3 चौका 12, के का मान कितना जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा गुने बीटा गुने गामा हो तो अल्फा, देखिए क्या है यहाँ पे मूलों का योगफल, ये क्या होता है, -b/a। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² + bx + c। यहाँ पे घात कितना है, 2, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, द्विघात बहुपद। इसका शून्य कौन कौन होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो एक होता है क्या, मूलों का योगफल अल्फा + बीटा, ये क्या होता है, -b/a। एक क्या होता है, अल्फा × बीटा, ये क्या होता है, c/a। आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूलों का योगफल, तो ये अल्फा + बीटा निकालना है, तो -b/a। b कितना है, -14, अब फार्मूला में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 14, a कितना है, 5, तो 14/5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि
द्विघात बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा हो तो अल्फा, देखिए फिर यहाँ पे क्या मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी कितना है -1 और फार्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 और ए कितना है 1, 1 बटा में कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल इतना है तो द्विघात, देखिए अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद बनाना हो तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स और प्लस में मूलों का गुणनफल। अब क्वेश्चन में दे रखा है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है 2 और अल्फा इंटू बीटा ये कितना दे रखा है -15। तो हमको बहुपद निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल तो मतलब 2x और प्लस मूलों का गुणनफल प्लस है लेकिन इसमें मूलों का क्या है माइनस, तो -15। तो एक्स स्क्वायर -2x और -15 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद इतना के शून्य इतना है तो यहाँ क्या है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c बाई ए। सी कितना है -6, ए कितना है 1, तो -6 बाई 1 कितना होगा -6, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान निकालिए। देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c बाई ए। इसका गुणनफल कितना दे रखा है 8, तो गुणनफल से क्या रखेंगे 8। सी कितना दे रखा है ए और ए कितना दे रखा है ए, तो ए का मान कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किसी द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा दो शून्यक है तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए, क्या होता है -b बाई ए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी द्विघात बहुपद में शून्यक, देखिए एक अल्फा कितना दे रखा है 5 और बीटा कितना दे रखा है -3। तो देखिए क्या यहाँ मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है नहीं, तो वो निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, तो 5 में से 3 का कितना हो जाएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा 5 दिया 15 तो -15। और अभी बस जस्ट बताए हैं कि जब द्विघात बहुपद निकालना रहता है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा माइनस के मूलों का योगफल कितना आया 2, तो 2x और प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना है -15 तो -15। एक्स स्क्वायर -2x और -15 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस तरह से हम लोग क्या किए, मतलब लगभग हम लोग 30 महत्वपूर्ण MCQ को देखे हैं। चलते हैं हम लोग क्या कर लेते हैं कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बहुपद का एक होता है क्या एक चर वाले बहुपद, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं रैखिक बहुपद, जिसका घात कितना हो 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे एक चर वाले रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होता है द्विघात बहुपद, तो जिसका घात कितना हो 2, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका घात कितना है 2, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दो घात वाले बहुपद। अगर दो घात वाले बहुपद का दो शून्यक है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दो शून्यक है एक अल्फा है और एक बीटा है, तो पहला क्या होता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है -b बाई ए, मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक अब बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है c बाई ए, ये क्या होता है c बाई ए। अगर हमको मूलों का योगफल दिया हुआ रहे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहे और मूलों का गुणनफल दिया हुआ रहे तो बहुपद बोलेगा बनाने के लिए तो क्या होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और इंटू में एक्स और प्लस के मूलों का गुणनफल। चलते फिर हम लोग आगे कि अगर त्रिघात बहुपद है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका सुनिए कितना होगा 3, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा एक गामा होगा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या होता है -b बाई ए। दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये क्या होता है c बाई ए। तीसरा क्या होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है -d बाई ए। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग सा टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसी तरह से हम लोग साइंस का भी सोचते हैं कि अब वीडियो धीरे धीरे अपलोड किया जाए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।